नाउ लेट्स स्टार्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में हम शुरुआत में एग्जांपल देते वक्त बताए थे, एंड जो स्विच बोर्ड वाला एग्जांपल था वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का पार्ट है। तो अब हम उसे पॉइंट्स के साथ में डिफरेंस समझते हुए क्लियर करते हैं। नाउ थिंक योरसेल्फ, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि एक बिहेवियर को बूस्ट करने वाली कोई चीज, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट व्हाट इट कैन बी। जब हम बोले पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए एडिशन। जैसे ही तुम्हारे दिमाग में आए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए एडिशन, कि कुछ जुड़ रहा है। एक बिहेवियर करने के बाद, एक पर्टिकुलर एक्शन करने के बाद कुछ जुड़ रहा है, कुछ मिल रहा है, ठीक है। और जब तुम्हारे दिमाग में आए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पनिशमेंट मिलने वाली है, ना बाबा ना। जब तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आए, जैसे मैंने ये बताया था, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि कुछ हटाने के लिए, कुछ अनप्लीजेंट हट जाए मेरे सामने से, कोई अनप्लीजेंट या कोई पेनफुल चीज से एस्केप पाने के लिए कोई बिहेवियर करना। तो दोनों में ही बिहेवियर हो रहा है, बिहेवियर का रीइंफोर्समेंट दोनों में ही हो रहा है, अलग अलग तरीके से हो रहा है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में एक बिहेवियर, एक व्यवहार कैसे रीइंफोर्स हो रहा है, कुछ मिलने की वजह से, एक इंसान को कुछ मिल रहा है, इसकी वजह से वो व्यवहार, उसका वो बिहेवियर जिसकी वजह से उसे कुछ मिला, वो रीइंफोर्स होता है। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में कोई चीज जो तुम्हें पेन दे रही है, जो तुम्हें अनकंफर्टेबल कर रही है, जो तुम्हें अनप्लीजेंट लग रही है, उससे हटने के लिए, उससे बचने के लिए जो बिहेवियर तुम करोगे वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर आएगा। और तुम्हारा वो बिहेवियर बूस्ट क्या कर रहा है, कोई अनप्लीजेंट चीज तुम्हें फोर्स कर रही है कि तुम उससे दूर रहो, ताकि इस वजह से तुम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर करते हो। तो अब हम इसे पॉइंट्स के साथ समझते हैं। यहाँ है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और यहाँ है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे कि मैंने बताया, एडेड प्लीजेंट कंसीक्वेंस। जैसे ही तुम्हारे दिमाग में आए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट तो दिमाग में आना चाहिए एडिशन, कुछ मिला है, कुछ मिला तुम्हें, ठीक है। अ पर्सन, ये देखो ये की है, ठीक है, ये तुम्हें ये वर्ड होने ही चाहिए याद। की का क्या मतलब है कि की है तुम्हारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को याद करने के लिए। तो अ पर्सन गेट्स, पर्सन को कुछ मिल रहा है, ये चीज तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है। और अपोजिट में हम देखते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में, avoiding an unpleasant stimulus. You do a behavior because you want to avoid an unpleasant stimulus. And removal of something unpleasant, कुछ unpleasant है उससे तुम बचना चाहते हो। जैसे कि तुम छत पर या गली पर जब क्रिकेट खेल रहे होते हो या बैडमिंटन खेल रहे होते हो तो तुम्हारी मम्मी जब तुम्हें कोई सामान लाने के लिए कहती है और तुम्हारा मन नहीं होता सामान लाने का, क्योंकि तुम्हारा गेम पर फोकस है, भाई एक इंपॉर्टेंट गेम चल रहा है तुम्हारा, मम्मी नहीं समझती है। लेकिन मम्मी ने बोला कि अगर सामान नहीं लाए हम लोग, अगर हम सामान नहीं लेकर के आएंगे तो मम्मी खेलने ही नहीं देंगी, घर ही बुला लेंगी और फिर तुम उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो मम्मी घर ना बुलाए, ये एक अनप्लीजेंट चीज है और उससे बचने के लिए तुम सामान ले आते हो। तो तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या, सामान लाने वाला रिस्पॉन्स, तुम्हारा बिहेवियर जिसमें तुमने मम्मी का काम किया वो बूस्ट हुआ एक अनप्लीजेंट स्टिमुलस से बचने के लिए। एक अनप्लीजेंट स्टिमुलस से बचने के लिए तुमने सामान लेकर के आया, जबकि तुम नहीं चाहते थे, बट वो रिस्पॉन्स बूस्ट हुआ। क्यों? क्योंकि तुम्हें खेलना था, राइट। तो अब हम समझते हैं आगे। यहाँ पर है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ तुमने ऑब्जर्व किया होगा, किसी भी पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो, दोनों की वजह से ही रिस्पॉन्स बूस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट रिस्पॉन्स को बूस्ट कर रहा है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट रिस्पॉन्स को खत्म कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर यही बात लिखी है, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ दैट रिस्पॉन्स बीइंग रिपीटेड। और आगे क्या लिखा है, बोथ ऑफ दीज नेगेटिव एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथन एंड रीइंफोर्स अ बिहेवियर। प्लीज नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स, ओके। मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल भी दिए हैं। जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल है, टू गेट एडमिशन इन अ ड्रीम यूनिवर्सिटी अ स्टूडेंट स्टडीज विद डेडिकेशन। बीएचयू में या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक एस्पिरेंट बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा है अपने यूजी या फिर मास्टर्स के कोर्स के लिए। क्यों? क्योंकि उसको एडमिशन चाहिए इन देयर ड्रीम यूनिवर्सिटी, तो उसे कुछ मिलने वाला है, इस वजह से वो कर रहा है। नाउ एग्जांपल 2 इज गेटिंग अ लैपटॉप फॉर अ गोल्ड मेडल इन अ बास्केटबॉल गेम एट स्कूल। स्कूल में बास्केटबॉल गेम में फर्स्ट आने के लिए तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें रीइंफोर्समेंट किया कि तुम बहुत मेहनत से खेलना, भले ही शायद जीतो ना जीतो, लेकिन अपना 100% लगा देना, कॉन्फिडेंस मत कम होने देना, और अगर तुमने और बेहतर तरीके से परफॉर्म किया तो हम तुम्हें एक लैपटॉप ला करके देंगे। तो उस खुशी में तुमने और अच्छे से खेला एंड लकीली यू गॉट योर गोल्ड मेडल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड यू ऑल्सो गॉट योर लैपटॉप। और यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का, टेकिंग अवे अ किड्स स्नैक टू मेक हिम अरेंज हिज टॉयज।
एक बच्चे से वो जो भी चिप्स खा रहा है तुम उसका पैकेट ले लिया उससे, क्योंकि बोलो कि मैं बुआ हूं, मैं बोल रही हूँ पहले अपना खिलौना सरियाओ, पहले अपना काम करो, तब जा करके तुम्हें खाने को मिलेगा। तो बच्चा अब उसका खाना तुम उससे छीन लिया, उसका फेवरेट चिप्स ने तुमने उससे ले लिया, तो वो अनप्लीजेंट है ना उसके लिए, और उस चीज से जो तुम उसके साथ कर रहे हो उससे बचने के लिए उसने अपना खिलौना सरिया लिया। दूसरा एग्जांपल है अ 500 रुपीज फाइन फॉर अ बाइकर विदाउट हेलमेट। बिना हेलमेट के 500 रुपए फाइन है, तो हर शहर में कॉमन होता है। ये भी एक अच्छा एग्जांपल है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को समझने के लिए। फाइन से बचने के लिए आप हेलमेट पहन लेते हैं। यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। Following the response with some kind of pleasurable consequence like a reward will lead to an increase in the likelihood of that response being repeated. This is the particular definition of positive reinforcement, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है, reinforcement of a response by the addition or experience of pleasurable consequence, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर की पॉइंट दिया था आपको याद करने के लिए, वो यहाँ पर इनके सेंटेंसेज हैं। अब यहाँ पर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के लिए क्या लिखा है, following a response with removal or escape from something unpleasant will increase the likelihood of that response being repeated, or behavior that helps being away from some unpleasant stimulus or experience। जो मैंने बताया वही मैंने अच्छे से सेंटेंस में फ्रेम करके लिखा है। जो थक गया है उसके लिए पानी का 1 मिनट का ब्रेक, रील्स स्क्रॉल करने का ब्रेक लेंगे, पानी पियो, कुछ खा के आओ, वापस से शुरू करेंगे। ये लो शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट का सीधा सीधा मतलब होता है कि जब किसी बिहेवियर को रीइंफोर्स किया जा रहा है, कोई बिहेवियर वापस से बार बार हो, उसके लिए उसको बूस्ट किया जा रहा है, रीइंफोर्समेंट डाला जा रहा है, तो रीइंफोर्समेंट का एक टाइमिंग होनी चाहिए, या फिर एक रिस्पॉन्स कितनी बार हो रहा है, या फिर एक रिस्पॉन्स को लेकर के रिवॉर्ड कितनी बार दिया जा रहा है, तो ऐसी चीजें मैटर करती हैं। तो शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट में हम यही देखेंगे कि क्या है वो शेड्यूल्स जो कि एक अच्छे लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग को क्रिएट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें ऊपर की तरफ लिखी हुई हैं दो, शुरू करने से पहले। दैट द टाइमिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ लर्निंग, कि कितनी जल्दी आप सीखते हो किसी चीज को, कितना कम वक्त में और कितने अच्छे से, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ लर्न रिस्पॉन्स, कि कितनी जल्दी आप सीख रहे हो, कितने कम वक्त में, और कितना बेहतर आप सीख पा रहे हो, कितने और अच्छे से सीख पा रहे हो उस चीज को। उसके साथ में यहाँ पर बी एफ स्किनर की एक बात लिखी है दैट रीइंफोर्सिंग एवरी रिस्पॉन्स वाज नॉट नेसेसरीली द बेस्ट शेड्यूल फॉर रीइंफोर्समेंट फॉर लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग। किसी भी बिहेवियर की लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग करनी है, देखो बिहेवियर तो से तुम ये समझ रहे होगे कि कोई बिहेवियर करना, एक्चुअली हाथ पैर का इस्तेमाल करके कुछ करना, बट कुछ पढ़ना भी एक बिहेवियर है, कुछ याद करना एक बिहेवियर है, कोई एग्जाम के लिए पढ़ना भी बिहेवियर है, कोई स्पोर्ट्स खेलना भी बिहेवियर है, कोई आर्ट करना भी बिहेवियर है, बात करना, लिखना, पढ़ना, सोना, एवरीथिंग इज अ बिहेवियर। तो जब तुम किसी बिहेवियर को एक लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट देना चाहते हो, कोई बेहतर चीज, अगर आप किसी को कोई स्किल सिखा रहे हो, जस्ट सपोज कोई बेहतर चीज सिखा रहे हो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या फिर कोई पेंटिंग सिखा रहे हो, तो वो लॉन्ग टर्म तक उसे वो चीज याद रहे, वो लंबे समय तक पूरे लाइफ टाइम उसका इस्तेमाल वो इंसान कर पाए, वो लर्निंग अच्छे से हो, उसके लिए कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट एक अच्छा जरिया नहीं माना गया है। कि हर एक सही रिस्पॉन्स देने के बाद, हर एक बेहतर चीज करने के बाद, उसी चीज को बेहतर कर रहे हो आप, उसे बार बार आपको उस चीज को लेकर के कुछ मिल रहा है, कुछ बेहतर मिल रहा है, ठीक है। तो अब उस चीज को देखते हैं कि एक अच्छा शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या होता है। ध्यान देना, नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह के रीइंफोर्समेंट होते हैं। मैं जो अभी बातें कर रही हूँ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड ही कर रही थी, कंफ्यूज नहीं होना है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी करता है, सिर्फ कुछ मिलने वाला एग्जाम्पल ही है शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट में, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट जैसे मैंने बताया, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट है एंड पार्शियल रीइंफोर्समेंट है। पार्शियल यानी कि हर एक करेक्ट रिस्पॉन्स के बाद रीइंफोर्समेंट न देना, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम या एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बार कोई रिस्पॉन्स देने के बाद ही कुछ मिलना या कुछ होना। The tendency for a response that is reinforced after some but not all correct responses to be very resistant to extension, यानी कि एक किसी रिस्पॉन्स को हर एक करेक्ट रिस्पॉन्स के बाद नहीं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स के हिसाब से रीइंफोर्समेंट देना, ताकि वो रिस्पॉन्स, वो बिहेवियर एक्सटिंक्ट ना हो जाए, वो रिस्पॉन्स जो है, वो बिहेवियर जो आप सीख रहे हो, वो लर्निंग एक्सटिंक्ट ना हो, वो खत्म ना हो। Continuous reinforcement, the reinforcement of each and every correct response.
एग्जाम्पल नहीं है यहाँ पर लिखा यूजेबल इन टीचिंग अ न्यू बिहेवियर। ये एक रिलेटेड फैक्ट है कि किसी न्यू बिहेवियर को आप सिखा रहे हो, कोई नई चीज आप शुरू कर रहे हो, तो आप कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट दे सकते हो। बट लाइफ के रियलिटी में कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट इज नॉट व्हाट अ पर्सन गेट्स। एक रियल लाइफ में आप जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, आपको हमेशा कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता है, और उसके साथ में वो प्रैक्टिकल भी नहीं होता है किसी चीज को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए। वही चीज यहाँ पर लिखी है पार्शियल रीइंफोर्समेंट के बारे में, दैट इट क्रिएट्स पार्शियल रीइंफोर्समेंट इफेक्ट क्रिएट्स अ लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग इन इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम। अब पार्शियल रीइंफोर्समेंट का हमने इतना इंपॉर्टेंस समझा है, तो उसके बारे में हम और जानेंगे, क्योंकि ये एक अच्छा शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट है। अब पार्शियल रीइंफोर्समेंट इफेक्ट के अंदर में इंटरवल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट है एंड रेशियो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट है। इंटरवल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट का मतलब कि जब रिस्पॉन्स की टाइमिंग मैटर करती है। यू सी, जब आपको डेडलाइन होता है किसी काम को करने के लिए, या फिर जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ मेरे पास एक डेडलाइन है कि मुझे ये स्लॉट कब तक कंप्लीट करना है। और जब रेशियो शेड्यूल में क्या है, जब नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज ज्यादा मैटर करते हैं रीइंफोर्समेंट के लिए। नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज क्या, कितने पर्टिकुलर बार कोई काम करो, या फिर कितने पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स बिहेवियर आप दोहराओ या करो। एक और बात जरूरी है कि इंटरवल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट है एंड वेरिएबल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट है। यानी कि जब टाइम फिक्स्ड है कि पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम के बाद रीइंफोर्समेंट हो रहा है, और जब टाइम फिक्स्ड नहीं है कि कभी ज्यादा टाइम कभी कम टाइम के बाद रीइंफोर्समेंट हो रहा है। उसी तरह नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज जब यहाँ पर फिक्स्ड है, रिवॉर्ड कब मिल रहा है, फिक्स्ड होने के बाद, यानी फिक्स नंबर ऑफ काम करने के बाद, या फिर वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन्हें भी समझेंगे। इसके दो टाइप्स हैं, ये मैंने फिक्स्ड और वेरिएबल ही सिर्फ लिखा है, लेकिन आप इनके सब टाइप्स में लिखोगे फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। सिमिलरली इसके में लिखोगे फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड वेरिएबल रेशियो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो अभी हम फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट की तरफ बढ़ते हैं। फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि जब एक पर्टिकुलर रीइंफोर्सर को अचीव करने के लिए टाइम का ज्यादा महत्व होता है। ठीक है, आपके बिहेवियर जो आप रिस्पॉन्सेज दे रहे हो उसमें टाइम का ज्यादा महत्व होता है पर्टिकुलर रीइंफोर्सर को अचीव करने के लिए। वो कैसे, दैट अ रीइंफोर्सर इज रिसीव्ड आफ्टर अ सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम हैज पास्ड, कि आपका एक फिक्स्ड ड्यूरेशन डिसाइडेड टाइम है, मतलब वो चेंज नहीं होता कि एक बार आप इतने ड्यूरेशन ऑफ टाइम में रिस्पॉन्स करोगे फिर वो ड्यूरेशन घट रहा है या बढ़ रहा है। फिक्स्ड ड्यूरेशन रहेगा, और वो फिक्स्ड डिसाइडेड सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम या इंटरवल ऑफ टाइम जरूरी होता है, उतने टाइम के बाद ही एक रीइंफोर्सर आपको मिलता है, तो वो अचीव करने का ड्यूरेशन सेट होता है। और उस ड्यूरेशन के अंदर में मिनिमम लेवल ऑफ रिस्पॉन्सेज आप करते हैं, रिस्पॉन्सेज तो ऑफकोर्स आप दोगे ही। जैसे यहाँ लिखा है a particular number of responses under a specific set of time या फिर interval matters to be reinforced। मैटर नहीं करता कि और आप कितना इफेक्टिव और बहुत ज्यादा कर ले रहे हो तो ठीक है, लेकिन मिनिमम एक सर्टेन लेवल ऑफ आपको करना है, वो डिसाइडेड है पहले से। यानी कि आपको मिनिमम लेवल ऑफ जितना भी रिस्पॉन्स देना है वो डिसाइडेड होता है, बाकी आप उसमें और जितना आगे बढ़ जाओ वो तो बढ़ ही जाओ। लेकिन इसमें क्या होता है ना, इस टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट में जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है, वो बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाती वो लर्निंग। तो जैसे यहाँ पर एक क्लासरूम का एग्जांपल है जिससे हम सब रिलेटेबल होंगे, स्कूल तो हम सबने पढ़ लिया है कि जैसे जब टीचर जो होती है क्लास मॉनिटर चुनने वाली होती है अपने क्लास में से, तो कभी प्राइमरी में या फिर छोटे या बड़े किसी भी क्लास में एक्सपीरियंस तुमने क्या होगा, कुछ बच्चे होते हैं मक्खन लगाने की कोशिश करते टीचर को, मैम आपका रजिस्टर मैं ले जाऊँ, मैम मैं आपका वाटर बॉटल छूट गया क्या, मैम आपका बैग छूट गया, आपका चश्मे छूट गया, मैं ले आऊँ, मैं बोर्ड साफ कर देती हूँ एंड ऑल। तो आपको समझ आ रहा होगा कि जब क्योंकि वो टाइम ड्यूरेशन पास आ रहा है कि मॉनिटर वो डिसाइड करेंगे जिस दिन, उसके कुछ दिन पहले से ये काम हो रहा है। अब जब उसे वो पोस्ट मिल जाएगी या फिर उससे पहले जब ये डेट पास नहीं आई थी उससे पहले वो उतना अच्छा बिहेव नहीं कर रहा होगा वो स्टूडेंट, या फिर वो जो पोस्ट उसे मिल जाएगी शायद रीइंफोर्सर, तब भी वो उतना अच्छा बिहेव नहीं करेगा। तो रिस्पॉन्सेज रिस्पॉन्सेज आपके अच्छे नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। यहाँ पर लिखा भी है द रिस्पॉन्स रेट गोज अप जस्ट बिफोर द रीइंफोर्सर एंड देन ड्रॉप्स इमीडिएटली आफ्टर अंटिल द टाइम फॉर द नेक्स्ट रीइंफोर्सर। मतलब रीइंफोर्सर जब मिलने वाला था उस टाइम उसके अराउंड तो रिस्पॉन्स हाई हो जाएगा, लेकिन उसके बाद तुरंत घट जाएगा। यहाँ पर एक और पॉइंट है,
A fixed interval schedule of reinforcement does not produce a faster rate of responding. जैसा मैंने आपको बताया, ये कई चीजें यहाँ लिखी है, और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. An employee faking the productivity and hard work near the manager when it is the time of promotion or bonus. एक और हमारे से रिलेटेबल एग्जाम्पल, you studying the hardest one night before the board's exam. एग्जाम के एक रात पहले, टेस्ट के एक रात पहले जो हम पढ़ाई कर लेते हैं, वो जिंदगी में हम उतनी पढ़ाई कभी नहीं करते हैं. रोज रोज उतनी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम पढ़ाई करें तो हमारा जो दिमाग का दायरा है वो काफी खुल जाएगा. लेकिन हम लोग जो एक रात जो पहले पढ़ लेते हैं और जो क्षमता आ जाती है हमारे अंदर उतना पढ़ने की, वो गजब होती है. तो क्या है कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, अगर नहीं करेंगे तो इट विल बी काइंड ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, कि अनसेटिस्फैक्टरी लगेगा, अनप्लीजेंट होगा. ठीक है, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, ये रीइंफोर्समेंट है, नेगेटिव है, और ये बूस्ट कर रहा है आपके पढ़ने के बिहेवियर को. तो जब बच्चा नहीं होता, आपने भी किया होगा, आपके घर में बच्चे होंगे, उनको भी देखा होगा आपने कि ऐसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मम्मी डांटेंगी या मार पड़ेगी किसी भी कारण से. जब मम्मी आसपास होती है तो जबरदस्ती बुक को लेकर के रीड करना, द लॉयन वॉज देयर एंड देन द कैट, मतलब जबरदस्ती दिखाना कि हम पढ़ रहे हैं. और जब मम्मी चली जाएंगी, मम्मी सामने से नहीं रहेंगी, तो फिर वही अपना आराम करना या फिर ध्यान न देना, यही होता है. वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, जब आपको नहीं पता होता है कि एक पर्टिकुलर कितने टाइम तक आपको रिस्पॉन्सेज देते रहने हैं. जैसे कि आपके कॉलेज में कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम की डेट्स कई बार रीन्यू हो जाती होंगी, कि चेंज हो जाती होंगी. अनप्रिडिक्टेबल है कि एग्जाम के डेट्स कब पास में आ जाए, या फिर आपको घर जाने के लिए टिकट्स बनानी है कि नहीं. कई बार ऐसा होता है आपके जिस भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो फिर ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है इसको समझने का. तो एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी बनी रहती है कि आपको कब की पढ़ाई, अपने सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, बिकॉज यू डू नॉट नो कि कब एग्जाम्स आपके डेट्स डिक्लेयर हो जाए एग्जैक्टली. ऐसा नहीं है कि 2 दिन पहले ही कर देंगे, बट यू नो कि चेंज होते रहते हैं डेट्स एंड इट्स नॉट सर्टेन. तो यहाँ पर हम इससे समझते हैं डेफिनेशन के साथ में. एक तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ कि जब आपका स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन, आपको कितने टाइम तक रिस्पॉन्सेज देने हैं वो श्योर नहीं होते, तो आपको प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है कि पर्टिकुलर कितने टाइम के बाद जाकर के आपको रीइंफोर्सर अचीव होगा. इसका डेफिनेशन है, the schedule of reinforcement in which the interval of time that must pass before reinforcement become possible is different for each trial and event. यानी कि टाइम ड्यूरेशन, ऑफ कोर्स ये इंटरवल शेड्यूल की बात करें तो टाइम का यहाँ पर महत्व ज्यादा है, और जो टाइम है वो ईच ट्रायल या इवेंट बार बार चेंज हो रहा है, कम ज्यादा, इट्स नॉट फिक्स. पिछले बारे में फिक्स था क्योंकि वो फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल था. और एक और पॉइंट है, द स्पेसिफिक ड्यूरेशन. देखो यहाँ पर ये जो बुक की डेफिनेशन है, आई फेल्ट कि ये थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में नहीं है, तो ये मैंने अपने तरफ से यहाँ पर और ये 2 और डेफिनेशंस लिखी हैं, और ये कोई गलत नहीं है, ये इसी का सिंपलर इंटरप्रिटेशन है. तो श्योरली आप इसे आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हो और आप इसे पढ़ना. यहाँ लिखा है, द स्पेसिफिक ड्यूरेशन टिल वेयर टू कीप रिस्पॉन्डिंग इज नॉट श्योर एंड चेंजेबल. ठीक है, एंड क्या है, द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन विच द स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज इज टू बी डन टू गेट रीइंफोर्स्ड इज चेंजेबल. ये दोनों मैंने खुद से लिखा है और ये श्योरली आप अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं. द स्पीड हियर ऑल्सो डू नॉट मैटर, जैसे पिछले वाले में था. So the response rate is slow but steady. Steady in the sense कि वो चलता जा रहा है ना, रिस्पॉन्सेज आप कर तो रहे हो, बट आपका रिस्पॉन्सेज एफर्टफुल होगा ये श्योरिटी नहीं है, आप एफर्टफुल रिस्पॉन्स दे रहे हो कि नहीं. सो द रिस्पॉन्स रेट स्लो. ठीक है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है, redialing a friend's number because she left her important assignment that is to be submitted by her tomorrow. किसी दोस्त को आपके कल ही एक असाइनमेंट सबमिट करना है, वो आपके पास में अपना जो भी असाइनमेंट लिखा हुआ है पेपर वर्क वाला वो छोड़ करके चली गई है, वो अपने घर निकल गई है, एंड यू आर रीडायलिंग द नंबर बट वो लग नहीं रहा. तो आपको प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है कि आपका जो ये रीइंफोर्सर है, आपका क्या रीइंफोर्सर है कि वो फ्रेंड कॉल उठा ले, आप उसे इन्फॉर्म कर दो. वो कब पूरा होगा आपको श्योरिटी नहीं है, तो यू आर कीपिंग ऑन ट्राइंग. यहाँ पर क्या है, योर कॉलेज एग्जाम डेट्स बीइंग अनप्रेडिक्टेबल एक्ट्स एज सेम. यहाँ पे भी अच्छा एग्जाम्पल है. Third example, number of good responses to do in a handball sports game trial to make the coach consider you. तो आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सके वो लोग कोशिश करते करने की, दे डोंट नो कि कोच की नजर उन पे पड़ जाए.
वो अच्छे से कोशिश करते हैं अपने गेम को दिखाने की, अपने परफॉर्मेंस एक्यूरेसी को दिखाने की। और ऐसा तो नहीं है कि आपको 4 घंटा बैठा ही लेगी, बट ये रहता है ना कि वो कितने टाइम तक आपको देखेगी, बोलेगी ठीक है जाओ, तो इट्स नॉट श्योर। सो यू कीप ऑन ट्राइंग बिकॉज यू डू नॉट नो कि आपको कोच कब कंसिडर करेगी। फिक्स रेशियो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। एक बात ध्यान रखनी है, इन रेशियो शेड्यूल द नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज इज मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस। यानी कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज है रीइंफोर्समेंट के शेड्यूल में, रीइंफोर्समेंट अच्छा हो, लर्निंग अच्छी हो, उसके लिए जो नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं वो मैटर करते हैं इस शेड्यूल में, इसलिए तो इसका नाम फिक्स रेशियो शेड्यूल है। ठीक है, देखो मैं अपनी भाषा में फिर से बता देती हूँ पहले से ही कि इस रेशियो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में क्या है, फिक्स रेशियो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में कि जितने नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज आपको कर रहे हैं उतने फिक्स्ड होते हैं, एंड यू नो दैट कि इतने नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज हमें करने हैं, और इस वजह से जो रेट ऑफ रिस्पॉन्स होता है वो फास्टर होता है। और उसके बाद जो रीइंफोर्सर एक्वायर करता है इंडिविजुअल, उसके बाद एक टाइनी पॉज होता है, मतलब एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन का छोटा सा पॉज या फिर ब्रेक होता है, बिकॉज इंडिविजुअल को पहले से पता है कितने नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज उन्हें करने हैं। इट इज फिक्स, हर ट्रायल में, हर सिचुएशन में, या फिर हम कहें हर इवेंट में वो फिक्स्ड ही है, तो फिर उसे श्योरिटी है, इस वजह से वो फास्ट रेट ऑफ रिस्पॉन्सेज कर रहा है। एंड देन जब एक रीइंफोर्सर मिल जाता है तो देयर इज अ लिटिल टाइनी ब्रेक। The schedule of reinforcement in which the number of responses required for reinforcement is always the same. The rate of responding is very fast compared to fixed interval schedule, जिसमें बहुत धीमे धीमे था। There are little breaks in the response pattern immediately after the reinforcer is given because the number of responses to be made is known and clear. Fixed schedules, both ratio and interval are predictable. जाहिर सी बात है, जो रेशियो शेड्यूल्स होते हैं, चाहे जो फिक्स्ड शेड्यूल्स हैं जिसमें टाइम या फिर जो नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज है, इंटरवल हो चाहे रेशियो हो, रेशियो यानी नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, इंटरवल यानी टाइम, ठीक है, वो जब फिक्स्ड हैं तो प्रेडिक्टेबल है, आपको पता है कि आपको कितना टाइम या फिर कितना आपको रिस्पॉन्स मैटर कर रहा है रीइंफोर्सर लेने के लिए, सो दैट अलाउज फॉर पॉजेज एंड ब्रेक्स। तो फिक्स शेड्यूल्स के अंदर द ब्रेक्स आर देयर। एग्जांपल है यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स टू बी पैक्ड एंड डिलीवर्ड टू गेट द पेमेंट चेक और द पेमेंट। यानी कि कई ऐसे जॉब्स होते हैं ना जिसमें आपको डिलीवरी एजेंट आपके घर पे आएगा, आपका छोटा सा एक टास्क है, आपने एक जॉब ली है कि आपको पेन वगैरह असेंबल करना है, असेंबल करके, या फिर टॉयज हो सकते हैं, बारबीज होती हैं, पेन्स होते हैं, ऐसे जॉब्स होते हैं, उनको आप असेंबल करते हो और देन आप उसे हैंड ओवर कर देते हो। जितने आपने काम होते हैं, टास्क होते हैं, वो फिक्स रहते हैं, एंड देन यू गेट योर पेमेंट। एक और एग्जांपल है अमाउंट ऑफ शॉपिंग टू डू फॉर गेटिंग डिस्काउंट इन द कूपन। जैसे कि रिलायंस ट्रेंड्स है या फिर कहीं भी आप जाते हो, कोई भी मॉल हो गया छोटा बड़ा कोई भी, उसमें जब आप जाते हो तो आपको कूपन दिए जाते हैं ना, जब आप शॉपिंग करते हो या फिर जब आप गेट एंटर करते हो, तभी उसमें लिखा होता है कि अगर आपने 5000 की शॉपिंग की तो आपको 1000 का कोई भी और अमाउंट में कोई और सामान ले सकते हैं। तो फिर उसमें भी फिक्स रहता है कि आपको इतने अमाउंट ऑफ शॉपिंग करनी है। वेरिएबल रेशियो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, इसमें बहुत ज्यादा कुछ बताने को नहीं है, अब इसमें बस इतना ही है कि जो नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज होते हैं वो सेट नहीं होते हैं, कभी आप ज्यादा नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज करना होता है, कभी अ सर्टेन कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज आपको देना होता है। यहाँ पर इसका डेफिनेशन है द शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन विच द नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज रिक्वायर्ड फॉर रीइंफोर्समेंट इज डिफरेंट इन ईच ट्रायल और इवेंट। और यहाँ पर लिखा है किस चीज के बारे में, यहाँ पर वेरिएबल शेड्यूल के बारे में लिखा है, जो मैंने बताया वो यहाँ पर डेफिनेशन है, इतना ही है यहाँ पर। और यहाँ पर वेरिएबल शेड्यूल के बारे में लिखा है, ठीक है, कि स्पेसिफिकली रेशियो से रिलेटेड नहीं है, रेशियो और इंटरवल दोनों की बात कर रही है, ठीक है, रेशियो शेड्यूल और इंटरवल शेड्यूल दोनों की ये बात हो रही है कि वेरिएबल रेशियो शेड्यूल और वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल दोनों में यही रहता है कि दैट देयर इज एन अनप्रिडिक्टेबिलिटी of variable schedule that makes the responses more or less continuous just as in the variable interval schedule। यानी कि चाहे variable interval schedule हो या variable ratio schedule हो, जो कि रिस्पॉन्सेज की आपकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहती है या फिर टाइम की अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहती है, और रेशियो में जो है रिस्पॉन्सेज की अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहती है, उसकी वजह से जो आप रिस्पॉन्सेज देते हो वो मोर और लेस कॉन्टिन्यूअस रहती है। एग्जाम्पल यहाँ पर स्पेसिफिकली रेशियो शेड्यूल से जुड़ा है क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्सेज की बात की जा रही है, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज जो ज्यादा मैटर करते हैं रीइंफोर्समेंट के लिए। तो यहाँ लॉटरी टिकट्स का एग्जाम्पल अच्छा खासा है कि लॉटरी टिकट्स में ये होता है कि आपको नहीं पता होता कब आपका किस पे चांस लग जाएगा, तो तुम अ पर्सन अज्यूम्स
कि शायद दिस माइट बी द वन, कि शायद ये लॉटरी टिकट, ये नंबर मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट या कोई प्राइस जिता दे। एक और एग्जांपल है, तो लॉन्ग टर्म गोल्स कैन बी एग्जांपल ऑफ वेरिएबल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, कि जब आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल होता है, जैसे कि आपको कुछ पर्टिकुलर कोई आपको कैरियर अपनाना है या फिर आपको कुछ बनना होता है, तो उसमें बहुत लंबा आपका एम है, तो उसमें आप जितना भी नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज करोगे वो एक श्योर नहीं होता, वो भी एक वेरिएबल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट है। टाइम यानी इंटरवल के मामले में भी, रेशियो यानी कि नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के मामले में भी, आप जितना रिस्पॉन्स करो, आप जितना अपने बिहेवियर को और एक्यूरेट करते जाओ, जो भी आप एस्पायर कर रहे हो उसके लिए, और कितने टाइम तक आपको करना होगा वो भी श्योर नहीं होता। तो जो वेरिएबल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट है उसके लिए एक अच्छा एग्जांपल है, स्पेसिफिकली रेशियो का एग्जांपल नहीं है, रेशियो का स्पेसिफिक एग्जांपल लॉटरी टिकट्स वाला है। एक काफी जरूरी बात है ध्यान रखने के लिए कि शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट तो मायने रखते ही है, लेकिन उसके साथ में दो ऐसे फैक्टर्स है, दो ऐसी बातें हैं जिनका होना काफी जरूरी है ताकि बिहेवियर में सही रीइंफोर्समेंट हो और बिहेवियर में इफेक्टिव लर्निंग हो सके। वो दो क्या फैक्टर्स है? पहला है टाइमिंग का फैक्टर। हमने शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट में कई सारी चीजें समझी, बट एक और चीज जो मायने रखती है वो ये है कि द रीइंफोर्सर मस्ट बी गिवन एज इमीडिएट एज पॉसिबल आफ्टर द डिजायर्ड बिहेवियर, यानी कि जब एक रिस्पॉन्स आ जा रहा है ना, अब हमने तो ये सब समझा था कि नंबर ऑफ कितने रिस्पॉन्सेज देने हैं, कितने श्योर है कितने अनश्योर हैं, टाइम में कितनी श्योर अनश्योर है, बट एक चीज मायने रखती है कि आप जब भी एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स आ रहा है, द डिजायर्ड रिस्पॉन्स जिसको आप रीइंफोर्स करना चाह रहे हो, जब वो आ रहा है आपको इमीडिएटली उसके तुरंत बाद ही, उसके कुछ समय के अंतराल ही, कुछ स्पेसिफिक टाइम के अंदर ही आपको एक रीइंफोर्सर प्रोवाइड करना ही चाहिए। आपके डिजायर्ड बिहेवियर जैसे ही आए उसके स्पेसिफिक कुछ ही समय के अंदर एक रीइंफोर्सर इंडिविजुअल को मिलना ही चाहिए, वो एक्वायर करना ही चाहिए, वरना वो एसोसिएशन नहीं होगा। स्पेसिफिकली ये बात जो जानवरों की ट्रेनिंग में या फिर बच्चों में ज्यादा लागू होती है। एक बहुत जरूरी बात है ध्यान रखने की, इसके बाद हम पनिशमेंट को समझेंगे जल्दी से, कि दो फैक्टर्स और जरूरी होते हैं। हमने तो ये जाना कि शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट जरूरी होते ही होते हैं, लेकिन उनके अलावा दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका होना काफी जरूरी है ताकि बिहेवियर में रीइंफोर्समेंट आए, यानी रीइंफोर्समेंट आप बिहेवियर में अच्छे से एसोसिएट हो और लर्निंग अच्छे से हो कि जिस भी बिहेवियर की आप लर्निंग कराना चाह रहे हो। और वो क्या दो फैक्टर्स हैं? पहला है टाइमिंग और दूसरा है सही और डिजायर्ड बिहेवियर को ही रीइंफोर्स करना। टाइमिंग, हमने ये शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट में रेशियो समझा, इंटरवल समझा, यानी नंबर, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, श्योर अनश्योर होना, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज आप जो कर रहे हो वो श्योर अनश्योर होना। लेकिन एक चीज काफी मायने रखती है कि जैसे ही डिजायर्ड बिहेवियर किया इंडिविजुअल ने, डिजायर्ड बिहेवियर एक इंडिविजुअल ने किया, रीइंफोर्समेंट तुरंत आना चाहिए उसके पास, कुछ समय के आसपास में ही वो रीइंफोर्समेंट इमीडिएटली उसे मिल जाना चाहिए, ताकि तभी एसोसिएशन बैठेगा ना, और तभी रीइंफोर्समेंट और डिजायर्ड बिहेवियर का एसोसिएशन होगा, तभी एसोसिएटिव लर्निंग हो पाएगी। और ये स्पेसिफिकली जानवरों और बच्चों में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अडल्ट्स को छोड़ दिया जाए तो। यहाँ पर वही चीज लिखी है, द रीइंफोर्सर मस्ट बी गिवन एज इमीडिएटली एज पॉसिबल आफ्टर द डिजायर्ड बिहेवियर एंड डिले इन रीइंफोर्समेंट डू नॉट वर्क वेल, स्पेसिफिकली इन एनिमल्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन। दूसरी चीज क्या है? पहला तो टाइमिंग का इंपॉर्टेंस है, दूसरा टू रीइंफोर्स ओनली द डिजायर्ड बिहेवियर, डिजायर्ड बिहेवियर को ही रीइंफोर्समेंट देना। किसी भी कारण की वजह से किसी भी ट्रायल में एक अनडिजायर्ड बिहेवियर को रीइंफोर्समेंट नहीं मिलना चाहिए, वरना पैटर्न डिसरेगुलेट हो सकता है। मूविंग टुवर्ड्स पनिशमेंट। पनिशमेंट, सजा मिलना, मार खाना, डांट खाना, कुछ छीन लिया जाना, ये सबके साथ होता है। कहीं हम लोग छोटी उम्र में हो तब भी होता है, बड़े उम्र में हो तब भी होता है। बचपन में मम्मी पापा करते हैं, बड़े होने के बाद फिर हमारा खुद की लाइफ हमें पनिश कर रही होती है। सो अभी तुम्हारी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, तुम पढ़ सकते हो, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में अभी कोई समस्या नहीं है, अभी तुमने कोई जॉब नहीं पकड़ी है। पनिशमेंट समझो, पनिशमेंट दो मत खुद को। अभी कई बार पनिशमेंट को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से हम लोग एसोसिएट करके कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, और ये लाजमी है कि हो जाता है। तो हम वो भी समझेंगे कि कैसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट एक दूसरे से अलग है, बाकायदा ब्रैकेट्स में कॉलम्स के साथ। बट अभी स्टार्ट करते हैं। पनिशमेंट यानी एनी इवेंट और स्टिमुलस दैट व्हेन फॉलोइंग अ रिस्पॉन्स makes that response less likely to happen again, यानी कि कोई एक बिहेवियर करने के बाद, कोई एक रिस्पॉन्स देने के बाद अगर कुछ अनप्लीजेंट मिल रहा है, यानी कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसा स्टिमुलस है जो कि एक
जब हमने रिस्पॉन्स किया उसके बाद हमें एक अनप्लीजेंटनेस दे रहा है, हम उस बिहेवियर को फिर से नहीं करते हैं। दैट इज व्हाट इट रियली मीन्स कि जब कोई भी आप बिहेवियर करो और उसके बाद आपको कंसिक्वेंस में कुछ अनप्लीजेंट मिले, कुछ अनडिजायरेबल मिले, कुछ अनसेटिस्फैक्ट्री मिले, या फिर कुछ हटा लिया जाए आपके पास से और उसकी वजह से आप वो बिहेवियर करना कम कर देते हो, तो वो पनिशमेंट होता है। अभी आपकी वो कंफ्यूजन अराइज हो रही होगी शायद नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट को लेकर के, तो मैं बता दूं कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो चाहे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, दोनों ही एक रिस्पॉन्स को बूस्ट करते हैं, यानी एक रिस्पॉन्स को और रीइंफोर्स करते हैं फिर से होने के लिए। मगर जब पनिशमेंट की बात आती है तो पनिशमेंट एक रिस्पॉन्स को वीकेन करता है, यानी कि वो रिस्पॉन्स फिर से ना हो, वो जिम्मेदारी पनिशमेंट के प्रोसेस की है, और एक कोई रिस्पॉन्स फिर से हो, वो जिम्मेदारी रीइंफोर्समेंट के प्रोसेस की है। पनिशमेंट इज ऑपोजिट ऑफ रीइंफोर्समेंट, चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, रीइंफोर्समेंट का ऑपोजिट होता है पनिशमेंट। क्यों? क्योंकि जो पनिशमेंट होता है, जो रीइंफोर्समेंट होता है, जो रीइंफोर्समेंट होता है वो एक रिस्पॉन्स को बूस्ट करता है, और जो पनिशमेंट होता है रिस्पॉन्स को वीकेन करता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है पनिशमेंट वीकेन्स द रिस्पॉन्स, एंड यहाँ लिखा है मस्ट नॉट बी कंफ्यूज विद नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, और ऐसा ना हो उसके लिए एक कॉलम हम आगे भी बताएंगे। एक और बात लिखिए, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बूस्ट अ रिस्पॉन्स एंड पनिशमेंट वीकेन्स द रिस्पॉन्स। और यहाँ एक और पॉइंट है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बूस्ट्स अ रिस्पॉन्स एंड पनिशमेंट वीकेन्स द रिस्पॉन्स। वैसे ये बात दोनों के लिए लाजमी है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट्स एक रिस्पॉन्स को बूस्ट ही करते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर कंफ्यूजन आती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के बीच के डिफरेंस की। इस वजह से यहाँ क्लियरली ये स्टेट किया गया है कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो है रिस्पॉन्स को बूस्ट करता है, और जो पनिशमेंट है वो एक रिस्पॉन्स को कमजोर करता है। It is also a way of modifying a behavior. Modifying. जो पनिशमेंट है वो भी एक बिहेवियर को मॉडिफाई ही करता है, जैसे रीइंफोर्समेंट करता है किसी बिहेवियर को, वैसे ही। नाउ देयर आर टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट। क्या कितने तरह के हो सकते हैं? 2 तरह के होते हैं, बाय एप्लीकेशन, बाय रिमूवल। पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन का मतलब है कि किसी ने कोई अनडिजायरेबल बिहेवियर किया है इंडिविजुअल ने, एंड उसके रिजल्ट में कुछ ऐसा उसको दे देना, कुछ ऐसा ऐड कर देना उसको जो कि बहुत अनप्लीजेंट है, बहुत अनसेटिस्फैक्टरी है। पनिशमेंट बाय रिमूवल का मतलब है कि कोई चीज, जब कोई एक अनडिजायरेबल बिहेवियर एक इंडिविजुअल ने किया, तो आप कुछ जो जिस चीज को वैल्यू कर रहा है, जिस चीज को वो लाइक कर रहा है, वो चीज हटा लेना। जैसे एक छोटे बच्चे ने अगर एक मिसबिहेवियर किया, कहीं टैंट्रम थ्रो किया, तो उसका खिलौना या फिर उसकी जो पसंदीदा चीज है उससे ले लेना। चलो इतना सब कुछ समझ लिया, तो पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन और पनिशमेंट बाय रिमूवल भी समझ लेते हैं। पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन का मतलब है जब कोई इंडिविजुअल कोई एक अनडिजायरेबल बिहेवियर करता है, कोई गलत काम करता है, तो उसके कंसिक्वेंस में, उसके परिणाम स्वरूप में उसे कुछ ऐसा ऐड कर देना उसके साथ में, यानी कंसिक्वेंस के तौर पर कुछ ऐसा दे देना जो कि काफी अनप्लीजेंट है, काफी अनडिजायरेबल है उसके लिए। पनिशमेंट बाय रिमूवल का मतलब है कि पनिशमेंट के तौर पर किसी अनडिजायरेबल बिहेवियर या कोई अनचाहा बिहेवियर किसी इंडिविजुअल ने किया, तो उसके परिणाम के स्वरूप, उसके कंसिक्वेंस में आप उससे कुछ ऐसा चीज ले लो जो उसे प्लीजेंट लगे। ठीक है, कोई प्लीजेंट चीज उसके पास से हटा लो। उसी चीज को पॉइंट्स में हम समझते हैं। पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन, पनिशमेंट ऑफ अ रिस्पॉन्स बाय द एडिशन और एक्सपीरियंसिंग ऑफ एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस। किसी ने कोई गलत चीज की या फिर अनडिजायरेबल चीज की, उसके परिणाम स्वरूप में उसे कुछ ऐसा महसूस करवाना, एक्सपीरियंस करवाना जो कि उसके लिए काफी अनप्लीजेंट है, अनचाहा है, या फिर कुछ ऐसा ऐड कर देना एज अ कंसिक्वेंस, एज अ परिणाम जो उसे पसंद नहीं है। ऐसा नहीं होता जो सबसे ज्यादा शरारत कर रहा होता है उसको मॉनिटर बना देना कई बार कि अब तुम संभालो बच्चों को। कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको उसमें एंजॉयमेंट मिलने लगती है क्योंकि उसके पास पावर आ जाती है, बट टीचर को लगता है कि वो कोई पनिशमेंट दे रही है। तो इसको एग्जांपल लिया जा सकता है पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन का। उसका घर पर जब ये होता है कि घर पर किसी बच्चे ने एक मिसबिहेवियर किया अपने पेरेंट के साथ, शायद मम्मी के साथ अगर अच्छे से बिहेवियर नहीं किया, तो पापा ने पनिशमेंट के तौर पे कहा कल सबकी केयर करना, खाना बनाना, सबका टाइम शेड्यूल, ये सब देखना, सब तुम्हारा काम है, मम्मी कल कुछ नहीं करेगी। तो ये भी एक ऐसा अच्छा एग्जांपल है पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन का। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन समथिंग अनप्लीजेंट इज एडेड टू अ सिचुएशन और अप्लाइड, ये तो पता ही है। नेक्स्ट पॉइंट है चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हाईली रिकमेंड टू अवॉइड, ध्यान रखना टू अवॉइड है, करने को नहीं बोला है, अवॉइड इधर लिखा है,
दिस टाइप ऑफ पनिशमेंट बाय पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, क्योंकि जो पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन होता है ना, उसमें हाली तौर पर जो फिजिकल मतलब मारने पीटने वाली चीजें होती हैं, येलिंग वाली चीजें होती हैं, तो वो अब्यूज का फॉर्म ले सकती हैं। इस वजह से इस टाइप ऑफ पनिशमेंट को अवॉइड करने को बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट। इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो पनिशमेंट बाय रिमूवल है उसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं कि बच्चे की रियरिंग में, उसको ग्रोथ करने में, उसका देखभाल के लिए जरूरी है कि पनिशमेंट बाय रिमूवल का ज्यादा सहारा लिया जाए, पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन न की जाए। पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन के कुछ एप्रोप्रिएट एग्जांपल मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे कि स्पैंकिंग। स्पैंकिंग का मतलब ये नहीं होता कि दांत 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 मारे जा रहे हैं बच्चे को, ऐसा नहीं होता। स्पैंकिंग का मतलब होता है कि हल्के हाथ से, मतलब एक होता है कि मारना अलग बात होती है। स्पैंकिंग इज अ लाइटर थिंग। येलिंग, बच्चे को बहुत जोर से चिल्लाना, एक्स्ट्रा चोर्स दे देना, किसी को एक्स्ट्रा टास्क असाइन कर देना ऑफिस में, अगर किसी एम्प्लॉय ने अपना काम ठीक से नहीं किया तो उसको एक्स्ट्रा टास्क दे देना। एंड एम्बैरेसिंग मैंने एग्जांपल दिया है था स्कूल में, जब वो 12th या 11th के जो स्टूडेंट्स होते हैं कि पंखा मोड़ देना एंड एक्सेट्रा वाले काम करते हैं, तो उनके साथ क्या किया जाता है। पनिशमेंट बाय रिमूवल। पनिशमेंट बाय रिमूवल हम समझते हैं, पनिशमेंट बाय रिमूवल इज बाय रिमूविंग अ प्लेजरेबल स्टिमुलस। बिहेवियर इज punished by removal of something pleasurable or desired after the behavior occurs। कोई चीज जो पसंद है, कोई चीज जो अनुभव वो अच्छा लग रहा है इंसान को, वो उसके पास से छीन लेना, हटा देना। एग्जाम्पल टाइम आउट, ग्राउंडिंग। देखो ये ग्राउंडिंग अपने में नहीं होता है। जो तुम अगर कोई फॉरेन शो देखते होगे वेस्टर्न, तो उसमें दिखा होगा तुम्हें कि यू आर ग्राउंडेड यंग लेडी। हमारे यहाँ के मम्मा पापा नहीं करते ग्राउंडेड मतलब होता है कि घर में बंद कर देना, या फिर अब तुम टीवी नहीं देख सकते, अब तुम बाहर नहीं जा सकते, अब तुम्हें इंटरनेट नहीं, न तुम्हें मोबाइल मिलेगा, ना तुम कॉल कर सकते हो, तुम कहीं बाहर नहीं जा सकते, बिकॉज दिस इज योर पनिशमेंट। ग्राउंडिंग मतलब इंडिपेंडेंस छीन लेना किसी इंसान की बाहर आ जाने की, तो ग्राउंडिंग। फाइन फॉर लीगल वायलेशन बहुत बड़ा कोई एग्जांपल नहीं देने की मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर, जैसे कि सिग्नल आप तोड़ दो तो सिग्नल तोड़ने पर फाइन लगता है, फिर हेलमेट वाला, तो ये एग्जांपल यहाँ दिया है। नाउ अनदर एग्जांपल, हमारे लिए बहुत रिलेटेबल है ये एग्जांपल, चेंजिंग वाईफाई पासवर्ड। यहाँ लिखा है एक्सेप्टेबल मीन्स ऑफ पनिशमेंट कंपेयर्ड टू पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन एज नॉन फिजिकल एंड अग्रेसिव। देखो यहाँ पर लिखा है कि ये जो पनिशमेंट बाय रिमूवल है, इट इज मोर एक्सेप्टेबल मीन्स ऑफ पनिशमेंट कंपेयर्ड टू पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन। यहाँ स्टॉप है, क्यों? बिकॉज लिख रहे हैं बिकॉज इट इज नॉन फिजिकल एंड नॉन एग्रेसिव, बिकॉज इट्स नॉट वेरी हार्श टाइप ऑफ पनिशमेंट। एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि ये जो रिमूवल वाला है, पनिशमेंट बाय रिमूवल, जाहिर तौर पर मैंने बताया था कि पनिशमेंट जो होता है, पनिशमेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बीच में कंफ्यूजन होती है, लेकिन स्पेसिफिकली क्या है कि पनिशमेंट बाय रिमूवल और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बीच में कंफ्यूजन होती है। तो मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखती हूँ और उससे आपको काफी क्लियर हो जाएगा। स्पेसिफिकली कन्फ्यूजन होती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट बाय रिमूवल में, बिकॉज दोनों में ही कोई चीज़ हटाने की बात कर रही होती है, टेकन अवे वाली बात होती है कि कोई चीज़ हटाया जा रहा है, इसकी वजह से दोनों के बीच में कन्फ्यूजन आता है। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को फिर से समझकर उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन और रिमूवल से, बट स्पेसिफिकली नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट बाय रिमूवल को समझेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही बेसिक जो है कन्फ्यूजन या फिर बेसिक क्लैरिफिकेशन समझने की ज़रूरत होती है। समथिंग इज टेकन अवे दोनों चीजों में, इस वजह से कंफ्यूजन होती है और कई बार मर्ज हो जाता है दोनों कंसेप्ट। लेकिन अगर क्लियरली समझा जाए तो जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है वो एक बिहेवियर को बूस्ट करता है, रीइंफोर्स करता है। रीइंफोर्स करने का मतलब कि वो बिहेवियर की चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो अगेन एंड अगेन फिर से होगा, वो बढ़ता है। पनिशमेंट बाय रिमूवल से एक बिहेवियर वीकन होता है, यानी कि उसकी चांसेस बढ़ नहीं रहे होने के, वो वीक हो रहा है, वो बिहेवियर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और ये दोनों में ही लाजमी है ये बात कि जो पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, दोनों ही बिहेवियर को बूस्ट करते हैं, और पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन हो चाहे बाय रिमूवल हो, वो किसी बिहेवियर को वीक करते हैं, कमजोर करते हैं, उसे खत्म करने का काम करते हैं। उसके साथ में जो मेन कंफ्यूजन है उसको हम यहाँ देख लेते हैं, दैट ये तो पहली बात मैंने बता दी कि जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है और पॉजिटिव भी, लेकिन हम स्पेसिफिक बात करते हैं अभी यहाँ पर, जो है वो बूस्ट करता है या रीइंफोर्स करता है बिहेवियर को, क्यों बिहेवियर फिर से हो। और ये जो पनिशमेंट होता है वो वीक करता है बिहेवियर को। उसके साथ में द रीइंफोर्सर इज अवॉइडिंग अनप्लीजेंट स्टिमुलस। अब जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है उसमें एक रीइंफोर्सर क्या होता है, एक जो प्लेजरेबल चीज क्या है वहां पर, कि आप अनप्लेजेंट स्टिमुलस से, पेनफुल स्टिमुलस से, अनसैटिस्फैक्टरी स्टिमुलस से
दूर होने के लिए कोई बिहेवियर करते हो, जैसे मैंने स्विच बोर्ड का एग्जांपल दिया था, अगर ये मुझे करंट मार रहा है तो मैं इससे दूर रहूंगी, तो मेरा ये बिहेवियर कि मैं स्विच बोर्ड से दूर रहूंगी, ये मुझे एक प्लेजरेबल कंसिक्वेंस दे रहा है कि मैं पेन से दूर रह सकूं। द रीइंफोर्सर हियर इज अवॉइडिंग अनप्लीजेंट स्टिमुलस। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में जो रीइंफोर्सर होता है यानी बिहेवियर किस वजह से ट्रिगर हो रहा है, एक प्लीजेंट कंसिक्वेंस क्या है एक बिहेवियर के बूस्ट होने का, अवॉइडेंस थ्रू टुवर्ड्स पेन यानी अनप्लीजेंट स्टिमुलस से दूर रहना, अवॉइडेंस टुवर्ड्स पेन, ये हमारा रीइंफोर्सर है, नेगेटिव रीइंफोर्सर है एक बिहेवियर को बूस्ट या रीइंफोर्स करने के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था स्विच बोर्ड के लिए कि स्विच बोर्ड मुझे करंट मारेगा तो मैं दूर रहूंगी, तो मेरा बिहेवियर इस स्विच बोर्ड से दूर रहने वाला किस वजह से ट्रिगर हो रहा है, क्योंकि जो चीज मुझे पेन दे रही है मैं अवॉइड करूंगी, अवॉइडेंस टुवर्ड्स पेन इज द रीइंफोर्सर, अवॉइडेंस टुवर्ड्स अनप्लीजेंट स्टिमुलाई इज द रीइंफोर्सर। और पनिशमेंट बाय रिमूवल में क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पर गलती से कुछ गलत लाइंस लिख दी थी, उससे सही कर ली है, तो आपने अपने नोट्स में भी सही कर लीजिएगा। पनिशमेंट बाय रिमूवल में एक प्लीजेंट स्टिमुलस हटाया जाता है बिकॉज ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर, कोई अनचाहा कोई गलत काम करने की वजह से परिणाम स्वरूप में कोई पसंदीदा चीज, कोई पसंदीदा अनुभव हटा लिया जाता है एज अ कंसिक्वेंस, एज अ परिणाम। और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में रिमूवल ऑफ एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस, यहाँ पर क्या रिमूव हो रहा है, यहाँ पर टेकन अवे क्या हटाया जा रहा है, एक अनप्लीजेंट स्टिमुलस हटाने के लिए, एक अनप्लीजेंट स्टिमुलस का हटना रीइंफोर्सर है, उसके लिए बिहेवियर बूस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हट रहा है, एक अनप्लीजेंट स्टिमुलस, और जो पनिशमेंट बाय रिमूवल है उसमें क्या हट रहा है, एक प्लीजेंट स्टिमुलस हट रहा है, एक प्लीजेंट स्टिमुलस हटाया जा रहा है, ठीक है। अगर आपको सारे पॉइंट्स समझ आ गए हैं और स्पेसिफिकली समझना चाहते हो तो ये पॉइंट सिर्फ याद रखो, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे क्योंकि ये हमने पढ़े हुए हैं। वेल देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विद द पनिशमेंट, जैसे मैंने बताया पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन में कुछ सीवियर टाइप्स ऑफ पनिशमेंट है, अग्रेसिव बिहेवियर्स वाले। तो सीवियर पनिशमेंट में कॉज द चाइल्ड और एनिमल टू अवॉइड द पनिशर इंस्टेड ऑफ द बिहेवियर। समटाइम्स ऐसा आपने देखा होगा कि जो बच्चे को पनिश करते हैं, जो बच्चे को बिहेवियर सिखाने की पेरेंट्स कोशिश करते हैं, पेरेंट्स को वो हेट करने लग जाते हैं। So they will avoid the punisher instead of avoiding the behavior. If you will use severe punishment, correct way will never do that. So child learns the wrong behavior. Second, severe punishment encourages lying to avoid punishment. Fear, anxiety, emotional responses that do not promote learning. ये मैंने आधा सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस पूरा ये है कि सीवियर पनिशमेंट की वजह से, सीवियर पनिशमेंट कॉजेस फियर, एंजाइटी एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेस, जिसकी वजह से लर्निंग नहीं होती है, लर्निंग में ये बाधा बनते हैं। अब डर होगा बच्चे में या फिर एंजाइटी होगी जो अभी डेवलपमेंटल एज में है, तो उनके अंदर लर्निंग अच्छी नहीं हो पाएगी। अगर नेक्स्ट पॉइंट है हिटिंग प्रोवाइड्स अ सक्सेसफुल मॉडल फॉर अग्रेशन। अगर कोई बच्चा कोई डेवलपमेंटल एज में कोई इंडिविजुअल किसी अपने ही बड़े को, अपने ही आइडलाइज्ड मॉडल को ऐसे देखेगा, पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, जो हिटिंग और अग्रेसिव वेज को यूज करते हैं, तो वो भी वही करेगा और वो उसे करेक्ट बिहेवियर मान लेता है। जैसे कई जो बच्चे होते हैं जिनके घर में वायलेंस होता है उनके साथ में, तो वो स्कूल में आकर बच्चों से लड़ाई झगड़ा करते हैं। पनिशमेंट इज अ फॉर्म ऑफ अटेंशन। जो भी अटेंशन लैकिंग जो बच्चे होते हैं, जिनको पेरेंट्स अटेंशन कम देते हैं, उनके साथ ये होता है कि दे मिसबिहेव बिकॉज दे वांट द अटेंशन ऑफ देयर पेरेंट्स, एंड फॉर दैट अटेंशन सीकिंग बिहेवियर दोस चिल्ड्रन टेक व्हाटएवर अटेंशन दे गेट, इवन नेगेटिव। माँ बाबा डांट रहे हैं बिहेवियर को सही करने के लिए, बट बच्चे का रिक्वायरमेंट, जो बेसिक रिक्वायरमेंट, वो उनको अटेंशन ही नहीं मिल रही है, तो वो दे विल बिहेव। कई बच्चे होते हैं ज्यादा शरारत करते हैं ताकि चाहते हैं कि उनके आसपास के बड़े उन्हें देखें कि वो क्या कर रहे हैं, उन पर ध्यान दें, तो ये भी एक कारण होता है। There are various methods to make a punishment effective. अगर आप किसी बच्चे को जो कि अभी डेवलपमेंटल एज में है, जो कि सीख रहा है, उसको सजा दे रहे हो कोई बिहेवियर ना करने के लिए, तो उसको इस बात की भी जानकारी, एक लर्निंग देनी चाहिए कि क्या बिहेवियर उसकी उस प्लेस पर उसे करना चाहिए। तो वही बात यहाँ पर है कि कुछ इफेक्टिव मीन्स है पनिशमेंट को और इफेक्टिव बनाने के लिए। अगर आप बता रहे हो कि क्या बिहेवियर नहीं करना है, यू शुड फॉलो इट विद कि क्या बिहेवियर उसके प्लेस पर करना चाहिए। और पनिशमेंट की इंटेंसिटी, अगर आपने एक बार किसी बिहेवियर को पनिश किया है, नेक्स्ट टाइम चिल्ड्रेन या फिर जो भी बच्चे हैं वो उसी बिहेवियर को फिर से कर रहे हैं, देन यू शुड फॉलो द बिहेवियर विद
पनिशमेंट अगेन, फिर से आपको पनिशमेंट उस बिहेवियर को लेकर के देना चाहिए और आपको सेम इंटेंसिटी में देना चाहिए। एक बार आपने जब डांटा बच्चे को, जब उसने उस चीज का उस पर असर पड़ा, तो अगली बार अगर आप हल्के पे छोड़ दोगे तो वो बिहेवियर में चेंज नहीं आता है। यहाँ पर वही बातें लिखी हैं, पनिशमेंट शुड इमीडिएटली फॉलो द बिहेवियर इट इज मेंट टू पनिश एंड पनिशमेंट शुड बी कंसिस्टेंट। बार बार अगर वही बिहेवियर बार बार आ रहा है तो यू शुड पनिश इट अगेन, आपको छोड़ना नहीं चाहिए। Punishment of a wrong behavior should be paired whenever possible with reinforcement of the right behavior। जब एज अ गार्जियन आप किसी को, एज ए इंडिविजुअल आप किसी को एक रॉन्ग बिहेवियर के तौर पर पनिशमेंट दे रहे हो, तो ये काफी जरूरी है कि उसके रिप्लेस पे आप उसे राइट सही बिहेवियर भी सिखाओ। अब आप किसी को बता रहे हो एज अ गार्जियन, आप बच्चे को सिखा रहे हो कि कोई बिहेवियर गलत है, उसके लिए आप उसे पनिशमेंट दे रहे हो, तो उसे आपको ये भी बताना चाहिए कि वो क्या सही बिहेवियर उस प्लेस पर करे। ये बहुत जरूरी होता है। जैसे आप गलत बिहेवियर को हटाने के लिए पनिशमेंट का इस्तेमाल कर रहे हो, आपको सही बिहेवियर भी सिखाना चाहिए। और वो आप कैसे करते हो, राइट बिहेवियर या फिर किसी बिहेवियर को आपको इंक्रीज करना है, वो आप कैसे करते हो, आप रीइंफोर्सर्स की मदद से करते हो, तो आपको रीइंफोर्सर्स का इस्तेमाल करके सही बिहेवियर भी सिखाना चाहिए। इंटेंसिटी यानी कि पनिशमेंट की इंटेंसिटी हमेशा या तो वही सेम रहे या तो बढ़ जाए तो ठीक है, लेकिन घटनी नहीं चाहिए। बट नेवर डिक्रीज, कभी घटना नहीं चाहिए, नहीं तो वो एसोसिएशन ही नहीं होगा ना। अगर आप इंटेंसिटी एक बार किसी बिहेवियर की वजह से पनिशमेंट दिया आपने किसी चिल्ड्रन नहीं, बच्चे को, किसी चाइल्ड को, लेकिन आपने दूसरी बार उसकी इंटेंसिटी कम कर दी। पहली बार में आपने डांटा था, उसे समझाया, तो दूसरी बार में आपने सिर्फ आंखें दिखाकर छोड़ दी, तीसरी बार में आपने कुछ नहीं किया। तो अगर आप इंटेंसिटी घटा दोगे तो वो एसोसिएशन नहीं होगा कि मैंने गलत बिहेवियर किया और फिर उसकी वजह से मुझे डांट पड़ गई। वो डर नहीं रहेगा, डर भी नहीं बोलना चाहिए, वो असर नहीं रहेगा। असर रहेगा तो वो सीखेगा ही नहीं बच्चा कि ये गलत बिहेवियर मुझे नहीं करना चाहिए। यहाँ पर इस चीज का कारण लिखा है कि क्यों पनिशमेंट को एक अनडिजायरेबल बिहेवियर के बाद तुरंत देना चाहिए, क्योंकि तुरंत नहीं देंगे तो एसोसिएशन नहीं बैठेगा। यानी कि अगर आप तुरंत पनिशमेंट नहीं दोगे अनडिजायरेबल बिहेवियर के बारे में, तो एसोसिएशन नहीं होगा कि इस बिहेवियर की वजह से मुझे पनिशमेंट मिला है एंड आई हैव टू लीव दैट। डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस, डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग में एक कंसेप्ट है, यानी कि एक ऐसा स्टिमुलस जो कि आपको एक क्यू देता है, यानी कि आपको एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करने के लिए रीइंफोर्स करता है। वो स्पेसिफिक क्यू आपको एक स्पेसिफिक सिग्नल देता है दिमाग में या फिर आपके अंदर में कि आप अगर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करोगे दैट इट विल बी रिवॉर्डेड। Any stimulus that provides the organism with a cue for making a certain response in order to obtain reinforcement। एग्जाम्पल में स्टॉप साइन, डोर नॉब यानी दरवाजा खोलने के लिए जो डोर नॉब लगा होता है, ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स, दैट आर द डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस जो आपको एक क्यू प्रोवाइड करते हैं टू डू अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, एक स्पेसिफिक उस क्यू के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करना। जैसे हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में समझा था कि कैसे एक जब लर्निंग हो जाती है, क्लासिकली कंडीशन हो जाता है एक बिहेवियर, उसके बाद एक्सटेंशन भी होता है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन भी एक कंसेप्ट है, उसके बाद में कई बार स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी होती है। तो उसी तरह की ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर ऑपरेंटली कंडीशन बिहेवियर के साथ भी होता है एक्सटेंशन, यानी कि जब रीइंफोर्समेंट हट जाता है तो एक्सटेंशन हो जाना बिहेवियर का। एक बिहेवियर जो जिसको ऑपरेंटली कंडीशन कर दिया गया है, एसोसिएशन बना दिया गया है रीइंफोर्समेंट से पनिशमेंट का इस्तेमाल करके, उसके बाद जब वो बिहेवियर के कंसिक्वेंस के तौर पर, उसकी प्लीजेंट या अनप्लीजेंट कंसिक्वेंस के तौर पर वो जो रीइंफोर्सर है वो हटा लिया जाए तो बिहेवियर में एक्सटेंशन देखा जाता है, यानी कि वो बिहेवियर अब नहीं दिख रहा है। लेकिन उसके साथ में स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी होती है। इवन अब रीइंफोर्समेंट हटा लिया गया है, उसके बाद भी कई अगर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या कितने भी पीरियड ऑफ टाइम के बाद लर्निंग हो चुकी है लर्निंग, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो लर्निंग रहती है। और स्पॉन्टेनियस रिकवरी दैट मीन्स अगर सिचुएशन अराइज होती है, अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है, दैट बिहेवियर अगेन कम्स आउट, द रीअकरेंस ऑफ अ कंडीशन रिस्पॉन्स आफ्टर एक्सटेंशन। जनरलाइजेशन, ऑपरेंटली कंडीशन रिस्पॉन्स गेटिंग जनरलाइज्ड विद सिमिलर स्टिमुलस। जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग में था वैसे ही ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी जनरलाइजेशन होता है एक बिहेवियर के साथ में। ऑपरेंटली कंडीशन बिहेवियर का भी जनरलाइजेशन होता है कि एक अगर हमने कोई नया चीज लर्न किया है, कोई लर्निंग हुई है, ऑपरेंटली कंडीशन हुआ है कोई बिहेवियर, तो उसके साथ में जनरलाइजेशन होता है कि जिस
स्टिमुलस से रिलेटेड हमने कुछ सीखा है, उसी से रिलेटेड जो अदर स्टिमुलस है, जो कि एक्चुअल स्टिमुलस पर तो हम जो ऑपरेंटली कंडीशनल रिस्पॉन्स बनाए हैं, एसोसिएशन या लर्निंग हुई है, वो तो हुई है, लेकिन जो स्टिमुलस है जिसके साथ में लर्निंग हुई है, उससे रिलेटेड कई अदर स्टिमुलस होते हैं और आप उस पर भी सिमिलर काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज देने लगते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि एक छोटा बच्चा जब वो बोलना सीखता है, जब वो अपना पहला शब्द बोलता है, वो पहला शब्द जब भी बोल रहा होता है, जैसे मान लो उसने शायद माँ का नाम लिया पहले, या फिर उसने अपने पापा का नाम लिया, उसने डैडी बोला या फिर उसने मम्मा बोला, तो वो जो एक शब्द वो सीख रहा होता है, वो कई बार ऐसा होता है जब वो नई चीज है तो वो किसी को भी, बुआ को भी मामा मम्मा मम्मा बोल रहा है और वो दूसरे रिलेशन को भी, दूसरे वुमेन्स को भी मम्मी ही बोल रहा है, तो ये होता है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है समझने का, जिससे हम जनरलाइजेशन को समझ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है, जब हम कुछ नया पॉलिटिकल थॉट या कोई आइडिया सीखते हैं, तो फिर उसके बाद हम उसे पूरी दुनिया में देखने की कोशिश करते हैं और हम उसे कई ऐसे सिमिलर स्टिमुलस से एसोसिएट करके देखने की भी कोशिश करते हैं। ऑपरेंटली कंडीशन एक बिहेवियर को अगर करना है एसोसिएटिव लर्निंग में, अगर हमें ऑपरेंटली कंडीशन एक रिस्पॉन्स चाहिए, तो रियल लाइफ में उसे कैसे हम उतारेंगे, वो क्या चीजें हैं, वो कैसे प्रोसेसेस हैं जिसकी मदद से हम ऑपरेंट कंडीशनिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग को रियल लाइफ एप्लीकेशन में हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दिखाया है कि शेपिंग का एक मेथड होता है जिसकी मदद से हम ऑपरेंट कंडीशनिंग को रियल लाइफ में इफेक्टिव मोड में कर सकते हैं। और बिहेवियरल मॉडिफिकेशन के भी कई तरीके होते हैं। शेपिंग का क्या मतलब होता है, एक इफेक्टिव वे ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये। इसका मतलब होता है कि छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स को लेना और आगे जाकर के जो एक्चुअल में मेन एम है, मेन गोल है, एक डिजायर्ड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, उसको सीख लेना। स्मॉल स्टेप्स वन आफ्टर वन टेकन दैट टेक्स इंडिविजुअल या फिर एक एनिमल या व्हाटएवर क्लोजर टू द गोल। शेपिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें आपका एक अगर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर आपको अक्वायर करना है, कॉम्प्लेक्स गोल है, अचीव करना है, लेकिन आप स्मॉल सिंपल स्टेप्स वन आफ्टर वन लेते रहते हैं एंड दैट टेक्स यू टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डिसाइडेड एम, जो कि स्टार्टिंग में इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, बट आप छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के फॉरवर्ड बढ़ते जाओगे, देन यू कैन एक्वायर दैट। यहाँ पर लिखा है ऐसे मतलब कि यहाँ पर जो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का ये वर्ड टर्म लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है। I think I should read it for you, that reinforcement of simple steps in behavior through successive approximation that lead to a desired and more complex behavior. Successive approximation का मतलब यहाँ है small steps one after one taken by individual. यहाँ पर कुछ बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस दिए हुए हैं, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन के कुछ तरीके दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर टोकन इकोनॉमी, टाइम आउट, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बायोफीडबैक। एंड बायोफीडबैक का ही एक पार्ट है न्यूरोफीडबैक। टोकन इकोनॉमी का मतलब होता है कि एक रिक्वायर्ड बिहेवियर या फिर एक डिजायर्ड बिहेवियर को लेकर के उसको रीइंफोर्स करने के लिए टोकन्स का इस्तेमाल करना। टाइम आउट का मतलब होता है अटेंशन को हटा देना। अटेंशन एक प्लेजरेबल चीज है, उसको हटा देना। इट इज अ पनिशमेंट बाय रिमूवल हमने समझा था। और पनिशमेंट बाय रिमूवल में टाइम आउट में क्या होता है, जैसे ग्राउंडिंग, आपको पता है कि सारे जितनी भी चीजें एक इंडिविजुअल के पास है उसको उसके पास से हटा लेना, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो एक्सेस टू फ्रेंड्स हो, बात करना हो, खाना। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि खाना हटा लेंगे, बट जो टीवी है, एंजॉयमेंट के सोर्सेज है, उसको हटा लेना। लेकिन यहाँ पर टाइम आउट में एक्चुअली क्या होता है कि उसको लोगों के अटेंशन से दूर कर देना है, इंडिविजुअल को, एज अ पनिशमेंट बाय रिमूवल। अटेंशन हटा लेना, अटेंशन से इंडिविजुअल को दूर कर देना। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, it is a form of behavioral modification that uses analysis of current behavior, ये याद रख लेना, analysis of current behavior and behavioral techniques to address a socially relevant issue। एक form of behavioral modification, behavior को और learning को करवाने का एक तरीका, एक जरिया, that uses analysis of current behavior, यानी कि अभी के behavior को observe करना, उसे समझना precisely, and कुछ behavioral techniques का इस्तेमाल करना जिससे हम socially relevant issues को solve कर सके। What do you mean by socially relevant issues here? जैसे कि disorders होते हैं children में, animal training करना, जो generally society में एक तरीके से कि wide level पर उसको solve करने की जरूरत है। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए। बच्चों में जो डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स, जैसे कि हम कह सकते हैं एक वाइडली नोन है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD, उसके ट्रीटमेंट में और बहुत ऐसे और एनिमल्स ट्रेनिंग में और इफेक्टिव मेथड्स हम टीचिंग के लिए बनाए, उसमें भी इस्तेमाल होता है। टीचिंग के इफेक्टिव मेथड्स को क्रिएट करने के लिए
जिससे कि हम कई तरह की मेंटल एबिलिटीज को और पोटेंशियल उसका बूस्ट कर पाए, उसको और अच्छे तरीके से एक्वायर कर पाए, इसलिए भी होता है। बायोफीडबैक का मतलब होता है कि इंडिविजुअल की बायोलॉजिकल जो कंडीशंस है, जो पर्टिकुलर प्रेजेंट स्टेट क्या है बॉडी की, उसको समझना एंड उसमें जो इनवॉलेंटरी कंडीशंस है बॉडी की, उसको वॉलेंटरी कंट्रोल के अंदर लाना, ताकि बॉडी को एक पर्टिकुलर स्टेट में लाया जा सके, एक पर्टिकुलर बेहतर स्टेट में लाया जा सके। जैसे हार्ट रेट हो गया, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, उसका जो कि इनवॉलेंटरी चीजें हैं बॉडी के अंदर, लेकिन उसको वॉलेंटरी कंट्रोल कर पाना और उसे मेंटेन कर पाना, उसी का पार्ट होता है न्यूरो फीडबैक। न्यूरो फीडबैक का मतलब है ब्रेन स्कैनिंग एटसेट्रा का इस्तेमाल करके ब्रेन की एक्टिविटीज को समझना, सो दैट यू कैन ट्रैक की व्हाट इज गोइंग ऑन एंड देन यू कैन प्रोग्रेस टुवर्ड्स दैट प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग खत्म होता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। लर्निंग के अंदर ऑपरेंट कंडीशनिंग एक बड़ा ह्यूज पार्ट था एंड नाउ इट इज कंप्लीटेड। आपकी समझ पूरी तरीके से बेहतर हो चुकी है।